हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज ये असर्शन रीजन सीरीज के लिए चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों के यांत्रिक गुण। तो इसमें जो भी कंसेप्चुअल पॉइंट होते हैं एनसीईआरटी पर बेस्ड, जितने भी असर्शन रीजन के सवाल बनते हैं, आइए देखते हैं, आनंद आएगा, मजा आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इन केस ऑफ अ वायर अटैच्ड फ्रॉम अ सीलिंग एंड स्ट्रेच्ड अंडर द एक्शन ऑफ वेट डब्ल्यू, है ना। वेट कितना डब्ल्यू है, सस्पेंडेड है, वायर से लटका हुआ वेट कितना है डब्ल्यू है। इट्स अदर एंड द टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और रीस्टोरिंग फोर्स कौन देगा, लोड देगा। डब्ल्यू भी लटका हुआ है ना, तो फोर्स कितना है पूरी वायर में, मासलेस वायर है तो डब्ल्यू फोर्स आएगा, ठीक है। और एरिया कितना है ए, तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, सही है। The tension at any cross-sectional area of the wire is F and tensile stress is equal to the tension per unit area। बिल्कुल सही बात है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया की बात हो रही है। तो बच्चों हिंदी में समझ लेते हैं, छत से संयोजित तथा अपने दूसरे सिरे से लटके भार W की क्रिया के प्रभाव में तानित एक तार की स्थिति में तनन प्रतिबल W/A, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस कितना है, W/A है, और किसके कारण है, वेट के कारण है। और रीजन क्या है, तार के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए पर तनाव F है, बिल्कुल सही बात है। जितना लोड लटकेगा उतने तनाव आएगा, तथा तनन प्रतिबल प्रति इकाई क्षेत्रफल तनाव के बराबर होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे। When deforming force is removed, the body regains its original shape and size within proportional limit। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, बिल्कुल सही बात है। जब विरूपक बल को हटा दिया जाए तब पिंड अपनी मूल आकृति प्रत्यास्थ सीमा में, ठीक है, पुनः प्राप्त कर लेता है। ये इलास्टिक लिमिट है, क्या है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इस लिमिट में भी ये काम होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट में होगा, इलास्टिक लिमिट में अगर होगा तो प्रोपोर्शनल लिमिट में तो हो गई, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इलास्टिक लिमिट होती है जहां पर विरूपक बल हटाने से मटेरियल, है ना, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है, ठीक है। इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो विरूपक बल हटाने पर मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएंगे, है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये भी करेक्ट है ना, हुक्स लॉ में, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर समानुपाती सीमा के अंदर क्या होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसका रीजन है प्रत्यास्थता, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या आपको बात समझ आ रही है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है वो किसके कारण आ रहा है, मटेरियल के गुण के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। जिससे कि डिफॉर्मिंग बल हटाओगे, है ना, स्प्रिंग को खींचा छोड़ा तो अपनी वास्तविक स्थिति में आ गई। तो ये सब हो रहा है इलास्टिसिटी के कारण। और ये हुक्स ने बताया था कि स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होती है उसे प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, जहां पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर जाएगा सेकंड। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल है, मेटल्स रिक्वायर्स अ लार्ज स्ट्रेस टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन लेंथ, ठीक है। आपको पता है चेंज इन लेंथ होता है बच्चों, डेल्टा एल इक्वल टू कितना होता है, FL अपॉन कितना YA, ठीक है। अगर मैं y की बात करूं, ठीक है, तो y हो जाएगा आपका F अपॉन A, जो कि स्ट्रेस होता है, ठीक है, और L अपॉन डेल्टा L। तो जो y है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है और डेल्टा L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों आप समझ सकते हो पहला स्टेटमेंट सही जा रहा है ना। अगर y को ज़्यादा करना है स्ट्रेस ज़्यादा रखना पड़ेगा और चेंज इन लेंथ कम रखना पड़ेगी, है ना, क्योंकि मेटल का y ज़्यादा होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। इससे इसका लेना देना कुछ नहीं है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, ये हीट के लिए गुड कंडक्टर माने जाते हैं, ठीक है। पैकिंग इनकी पास पास होती है, क्लोजली पैक होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो आप बोल सकते हो, ठीक है, कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों जाएगा सेकेंड, है ना। हिंदी में देख लें, धातुओं को लंबाई में कम परिवर्तन के लिए उच्च प्रतिबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि y ज़्यादा होता है, y स्ट्रेस के समानुपाती होता है और डेल्टा एल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, धातुओं का y ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, बिल्कुल सही बात है, गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो रीजन है वो इलास्टिसिटी के कारण है, ठीक है। मेटल की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इंक्स मॉडल ज़्यादा होता है, जबकि ये इसका रीजन का ऊपर वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, करेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप
इसमें सेकंड ऑप्शन की तरफ जाओगे, आंसर दूसरा हो जाएगा। तो बच्चों, इफ अ मासलेस मेटल वायर इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ रूम एंड मास m इज अटैच्ड टू द अनदर एंड एंड द मासलेस वायर है, ठीक है, एक मास इसके एंड से लटका दिया गया है, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड वायर इज mgl/2 where L is the increment in the length of the wire. In the above statement, loss in gravitational potential energy is mgl while the energy given to the surrounding is कितना? सुनो, इसमें हो क्या रहा है, यदि एक कमरे की छत से द्रव्यमानहीन धात्विक तार को संयोजित किया जाता है, द्रव्यमान m को दूसरे सिरे से संयोजित किया जाता है तथा भार को धीरे धीरे आरोपित किया जाता है, तब तानित तार में संग्रहित ऊर्जा mgl/2 होती है, ठीक है। धीरे धीरे लोड को छोड़ा जाए, है ना, तो साम्यावस्था आ जाती है, साम्यावस्था पर वेग जीरो होता है, ठीक है। तो ऐसा करने में जो स्टोर एनर्जी होगी वायर में, वो जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा में कमी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितना चेंज होगा, जितनी घटेगी उसका आधा स्टोर होगा। ऐसे ही स्प्रिंग में होता है ना। जब स्प्रिंग को फोर्स लगा के खींचते हैं तो जितना कार्य किया जाता है बाह्य स्रोत से, है ना, जितना एक्सटर्नल एजेंट काम करता है, वर्क करता है, उसका आधा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको बात समझ में आई? जब हम किसी धातु के तार जो कि द्रव्यमान है, एक मास लटकाते हैं, ठीक है, मास लटकाते हैं, तो मास की वजह से एलोंगेशन होगा कितना? L। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटेगी? mgl। स्टोर कितनी होगी? mgl/2। सेम केस किसका है? स्प्रिंग का है, जैसा कैपेसिटर में भी होता है। बैटरी कितना वर्क करती है? क्यू भी। स्टोर कितना होता है? हाफ क्यू भी, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर टू मटेरियल A and B are shown in the figure. Young's modulus of A is greater than B। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन। और आप इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो E जो होगा, या स्ट्रेस को लिखोगे, स्ट्रेस जो हो जाएगा E इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, E इंटू स्ट्रेन। तो आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की जो स्लोप है वो इलास्टिसिटी है, और सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस को हम इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस किसका ज़्यादा होगा? जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, जिसका एंगल ज़्यादा होगा। एक्स एक्सिस से जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसकी स्लोप ज़्यादा होती है, m = tan थीटा, ठीक है। जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, तो ए का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है बी की तुलना में, ठीक है। चित्र में दो पदार्थों ए तथा बी के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ दर्शाए गए हैं। प्रतिबल और विकृति ग्राफ दर्शाए गए हैं। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, और अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति, यानी E क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको यंग्स मॉडुलस बोल सकते हैं। सॉलिड के ठोसों के लिए यंग्स मॉडुलस बोल सकते हैं। तो बेटा यंग्स मॉडुलस किसका ज़्यादा होगा? जिसका प्रवणता ज़्यादा होगा। तो प्रवणता किसका ज़्यादा? ए का, है ना। तो ए का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा। द यंग्स मॉडुलस फॉर स्मॉल स्ट्रेन इज y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्लोप ऑफ लीनियर पोर्शन ऑफ ग्राफ एंड स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी। बिल्कुल सही बोला गया है कि किसका स्लोप ज़्यादा? ए का स्लोप ज़्यादा है, बी का कम है ना। बताया आपको, स्लोप होती है m = tan थीटा। थीटा एक्स अक्ष से कोण होता है लाइन का, सरल रेखा के लिए, है ना। स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप निकालते हैं m = tan थीटा। तो tan थीटा किसके प्रोपोर्शनल है? ई के। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यंग्स मॉडुलस की, ठीक है। तो आई थिंक दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। आगे बात की गई है आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबर। बिल्कुल सही बात है, मेटल ज़्यादा इलास्टिक होता है रबर से। आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबर। अंडर अ गिवन डिफॉर्मिंग फोर्स आयरन डिफॉर्म्स लेस देन रबर, ठीक है। जितने, अब देखो सुनो मेरी बात, क्या बोला गया? आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबर। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सेम फोर्स लगाने से आयरन का एलोंगेशन क्या होता है? आयरन का एलोंगेशन बेटा कम होता है, रबर का ज़्यादा होता है। डेल्टा एल होता है FL अपॉन AY, है ना। सेम फोर्स लगाने से सेम लेंथ ले लो, है ना, एरिया सेम ले लो, तो डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई हो गया। वाई है यंग्स मॉडुलस, तो जिसका सेम फोर्स लगाने से सेम लेंथ में एलोंगेशन कम होगा उसका वाई ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं। लोहा रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। दिए गए विरूपक बल के प्रभाव में लोहा रबर से कम विरूपित होता है। बिल्कुल सही बात है। रबर को खींचो और स्टील के तार को खींचो, आयरन के तार को खींचो, ये किसके कारण हो रहा है? सेम फोर्स सेम लेंथ सेम एरिया पर लगाया जाता है, तो एलोंगेशन अलग अलग मिलते हैं।
एलोंगेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाई के। जिसमें एलोंगेशन ज़्यादा होता है वो कम इलास्टिक होता है, जिसमें एलोंगेशन कम होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, क्योंकि डेल्टा एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े बच्चों, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका भी फंस जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी वर्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। बिल्कुल सही बात है। फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज जीरो। बिल्कुल सही बात है। बीटा होता है आपका, ठीक है, माइनस का डेल पी वर्क मॉडुलस डेल्टा वी अपॉन वी। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम, बहुत चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, तो रिजिड बॉडी में कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, यानी डेल्टा वी जीरो है। तो अगर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो बीटा हो जाएगा इन्फिनिटी। दैट इज द कंडीशन ऑफ आइडियल रिजिड बॉडी। आदर्श दृढ़ पिंड के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अनंत होता है, अनंत होता है। बिल्कुल सही बात बोलिए। आदर्श दृढ़ पिंड के लिए आयतन में परिवर्तन सदैव शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सेज प्रेशर इनसाइड सो बबल इज 2T/R। गलत हो गया। कितना होता है, 4T/R होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब 4T/R होता है, 2T/R लिखा है, गलत हो गया। इन सोप बबल सरफेस टेंशन फोर्स T डज नॉट काउंटर बैलेंसेस द फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। बैलेंस करता है, सरफेस टेंशन का फोर्स काउंटर बैलेंस करता है, ठीक है, जो इनसाइड प्रेशर का फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, साबुन के बुलबुले में पृष्ठ तनाव बल T अधिक दाब के कारण बल को प्रति संतुलित नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, 4T/R होता है। ये भी गलत हो गया, इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स बैलेंस करता है, अतिरिक्त दाब के कारण जो बल आता है उसको। अब देखो जैसे मान लो ये बबल है तो ये इक्विलिब्रियम में इसको आधा आधा काट दो, तो आधा पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन से फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, अंदर का जो प्रेशर है उसका फोर्स P इनसाइड इंटू एरिया, बाहर का जो प्रेशर है उसका P आउटसाइड इंटू एरिया लगेगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है, जब एक्सेस प्रेशर का फोर्स काउंटर बैलेंस हो, किसके द्वारा, सरफेस टेंशन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई भी, चाहे आप एयर बबल लो या सोप बबल लो, ठीक है, ये काउंटर बैलेंस होता है। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी आंसर जाएगा 4। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो आसान सवाल था, ये 40/R होना चाहिए था। ये यहाँ पर दिखाया मैंने कि काउंटर, ये सरफेस टेंशन के द्वारा फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन होता है ना, तो सरफेस टेंशन के द्वारा जो फोर्स लगता है वो सरफेस के पैरेलल और लेंथ के लॉ। क्या बात है भाई, ये टोटल लेंथ कितना है आपकी, 2πr। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स काउंटर बैलेंस होता है, किससे, जो एक्सेस प्रेशर का फोर्स होता है उसके द्वारा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अ बार ऑफ लेंथ L, ब्रेथ कितना है B एंड डेप्थ D वेयर लोडेड एट सेंटर बाई लोड W डिफ्लेक्ट्स 6 बाई डेल्टा बराबर WLQ 4BDQ इंटू बाई। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये ड्राइव करने पे आता है, एकदम सही है। बेंडिंग विद अ लोड सोज लेस डिफ्लेक्शन एट मिड बाई लार्ज यंग्स मॉडुलस बाई, है ना। बाई ज़्यादा होगा तो बीच में जो बेंडिंग होगी, ऐसी जैसे वायर होती है, बीम है, और बीम अपने लोड के कारण बेंड हो जाती है, बीम अपने लोड के कारण बेंड हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हो, बीम अपने किसके, लोड के कारण बेंड हो जाती है, जो डिप्रेशन आ गया डेल्टा। तो ये ज़्यादा होगा यदि बाई कम होगा, ठीक है, और अगर कम होगा यदि बाई ज़्यादा होगा, बाई के इन्वर्सली है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन इसका डेरिवेशन है। क्या बात समझ में आई। ठीक है बेटा, इस वाले का ऑप्शन क्या जाएगा, इसका सेकंड जाएगा। दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला, एयर हैज हायर बल्क मॉडुलस देन वाटर। गलत हो गया, क्योंकि आपको ऑर्डर पता है, ऑर्डर किसका, बीटा सॉलिड ग्रेटर देन बीटा लिक्विड ग्रेटर देन बीटा गैस। किसका ज़्यादा होता है, बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा सॉलिड का होता है, लिक्विड का होता है, फिर गैस का होता है। बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी के उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, संपीडितता के रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस, है ना। वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जल से अधिक होता है। गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जिसको इजीली कंप्रेस करा जा सकता है उसका बल्क मॉडुलस कम होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि इजीली कंप्रेस कराने का मतलब है कि कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होना, और कंप्रेसिबिलिटी के रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, संपीडितता ज़्यादा होगी, उसका बल्क मॉडुलस कम होगा। ठीक है,
तो गैस को इजीली कंप्रेस करा जा सकता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड या लिक्विड, ठीक है। तो ये रीजन, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, कि एयर हैज हायर बल्क मॉडुलस देन वाटर, गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग। विद गिवन प्रेशर एयर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, मोर वॉल्यूम चेंज एट अप्लाइड प्रेशर मीन्स बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा। उल्टा बोल दिया, जिसको जितना ज़्यादा हम कंप्रेस करा सकते हैं उसमें डेल्टा भी ज़्यादा होगा। वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा भी होता है। बीटा क्या होता है आपका, माइनस का डेल पी अपॉन डेल वी बाई वी। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बल्क मॉडुलस कम होगा। ये तो कंप्रेसिबिलिटी को ज़्यादा बताना चाहिए, किसको ज़्यादा बता रहा है, बल्क मॉडुलस को। तो बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, इसका आंसर भी 4 जाएगा। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? आगे क्या है, इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज लेस देन इट कैन बी इजीली स्ट्रेच, डेल्टा एल इक्वल टू कितना, एफ एल अपॉन ए वाई। तो बच्चों आप देख पाओगे कि डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई है। इफ यंग्स मॉडुलस इज मटेरियल इज लेस, ये कम होगा तो इट कैन बी इजीली स्ट्रेच, बिल्कुल सही बात है, डेल्टा एल ज़्यादा होगा। जिसका यंग्स मॉडुलस कम होगा उसको खींचना एफ फोर्स लगा के ज़्यादा आसान है। डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, सही है, स्टेटमेंट सही है। इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज लेस देन इट कैन बी इजीली स्ट्रेच, यदि किसी पदार्थ का यंग गुणांक कम होता है तब इसे आसानी से खींचा जा सकता है, बिल्कुल सही बोला है। द मटेरियल हैविंग लो वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर मोर डक्टाइल, जिसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा बेटा, कम होगा, वो मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल होगा। इसका प्रूफ नहीं है। क्या बात समझ में आई? डक्टिलिटी इस पर डिपेंड नहीं करती है, डक्टिलिटी डिपेंड करती है किस पर, ये जो रीजन होता है इस पर। यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, कौन सा कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, तो उसमें इस तरीके से आप ग्राफ देखते हो, ठीक है। एक इलास्टिक रीजन होता है, एक प्लास्टिक रीजन होता है। जहाँ तक इलास्टिक लिमिट होती है वो इलास्टिक रीजन होता है, और एक होता है प्लास्टिक रीजन। जिसमें प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है वो मटेरियल डक्टाइल होता है, जिसमें कम होता है वो ब्रिटल होता है। तो आई थिंक ऊपर वाला स्टेटमेंट शानदार, बढ़िया, अच्छे तरीके से ये बैलेंस है, सही बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, ये सही होगा और ये वाला गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा बेटा तो आंसर जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा, ठीक है। कम यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाले पदार्थ अधिक तन्य होते हैं। डक्टिलिटी को कौन बताएगा, जिसमें प्लास्टिक क्षेत्र ज़्यादा होगा, प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिकल वायर ऑफ स्टील एंड कॉपर आर इक्वली स्ट्रेच्ड, मोर वर्क विल बी डन ऑन स्टील वायर। तो वर्क डन की बात हो रही है, यानी हमें एनर्जी स्टोर की बात करनी पड़ेगी, है ना। डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका हाफ के इंटू कितना, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर डेल्टा एल का होल स्क्वायर। तो आपको पता है के होता है वाई ए बाई एल। आइडेंटिकल वायर है, एरिया और लेंथ सेम है, और डेल्टा एल भी सेम है। जिसका वाई ज़्यादा होगा उसमें वर्क डन ज़्यादा होगा, क्योंकि आइडेंटिकल वायर है, एरिया सेम है, लेंथ सेम है, और डेल्टा एल भी सेम है। आइडेंटिकल वायर्स ऑफ स्टील एंड कॉपर आर इक्वली स्ट्रेच्ड, डेल्टा एल सेम है, आइडेंटिकल वायर है, ए सेम है, एल सेम है, मोर वर्क विल बी डन ऑन द स्टील वायर। स्टील वायर का इलास्टिसिटी यानी स्टील का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, बिल्कुल सही बात है, हम सभी जानते हैं, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण। तो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट बढ़िया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। आपको एक्सप्रेशन में भी यही दिख रहा है कि वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है, वाई के। जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा उसका वर्क डन ज़्यादा होगा। स्टील तथा कॉपर के एक जैसे तारों को समान रूप से खींचा जाता है, स्टील के तार पर अधिक कार्य किया जाता है, क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है। आप एक्सप्रेशन से यही देख पा रहे हो, ठीक है। स्टील का यंग गुणांक कॉपर के यंग गुणांक से अधिक होता है, तो बिल्कुल सही बात है, शानदार काम हुआ, दोनों स्टेटमेंट सही है। नीचे वाला ऊपर वाले को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का असर्शन रीजन क्वेश्चन सीरीज। मज़ा आया होगा, आपने कुछ पॉइंट जरूर सीखे होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।